नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग मिडवाइफरी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और ये टॉपिक आप सबको पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट्स है। जो भी कैंडिडेट बीडीएससी एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे कैंडिडेटों के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग आगे का जो क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख चुके थे, आज उससे आगे का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या कुछ आज कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन सब हम लोग देखते हैं और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में माँ को स्तनपान करना नहीं चाहिए। मतलब कि किस अवस्था में माँ को स्तनपान नहीं करना चाहिए, बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहिए। धसे चूचक या हर्पीज या स्तन शोथ या मधुमेह। तो ऐसे जो स्तन शोथ के समय मतलब माँ को स्तनपान नहीं करना चाहिए। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्री की योनि में सामान्यतः रहने वाले जीवाणु होता है। मतलब स्त्री की योनि में कौन से जीवाणु होते हैं? तो स्त्री की योनि में जो जीवाणु होते हैं वो कौन से होते हैं? डोडरलेंस बैसिली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होते हैं? डोडरलेंस बैसिली। अगला है कि माँ से भ्रूण को पोषण इस प्रक्रिया द्वारा पहुँचाया जाता है। मतलब माँ से भ्रूण तक जो पोषण होता है किस प्रक्रिया द्वारा पहुँचता है? परासरण की प्रक्रिया या अवशोषण की प्रक्रिया या विसरण की प्रक्रिया या भेदन की प्रक्रिया। तो यह किस प्रक्रिया द्वारा पहुँचता है? विसरण की प्रक्रिया द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इफेंसमेंट का अर्थ है सर्विक्स का पतला होना या मोटा होना या लंबा होना या चौड़ा होना। तो इफेंसमेंट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है कि सर्विक्स का पतला होना। क्या होता है? सर्विक्स का पतला होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इस तरीके से आपकी जो रेगुलरली क्लास है वो चल रही है और आप लोग यदि चाहते हैं कि बीटीएससी एएनएम में आपका जॉब लगे, क्योंकि परमानेंट जॉब है, तो आप लोगों को तैयारी अच्छे से करने होंगे। क्योंकि जिसका तैयारी जितना अच्छा रहेगा उसी का मेरिट में नाम आएगा और मेरिट में जिसका आएगा उसी को होने वाले हैं। रिजल्ट होने के बाद भी जिसका मेरिट बनेगा उन्हीं कैंडिडेट को होंगे। तो मेरिट में आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखने होंगे। ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत है। आप देखिएगा, वीडियो लेक्चर देखिएगा, पीडीएफ पढ़िएगा, आपको निश्चित रूप से आने लगेगा। जैसे एग्जाम हॉल में बैठिएगा, क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, इसका ऑप्शन ये ही होगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, इस पर और कॉल करके आप सब इसका जो पीडीएफ है और भी जो मटेरियल होते हैं, जो क्लासेज होती है, वो सारे कुछ इसमें आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करें और इसके लिए आपको 150 पे करने होंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा एबॉर्प्शन में गर्भ अवस्था शिशु की मृत्यु का कारण क्या होता है? प्लेसेंटा में जो एबॉर्प्शन की जो गर्भावस्था शिशु की मृत्यु दर है वो किस कारण से होता है? एनाक्सिया के कारण या एस्फाइक्सिया के कारण या एटेलेक्टासिया या हेमोरेज के कारण। तो प्लेसेंटा एबॉर्प्शन में जो गर्भावस्था की शिशु की मृत्यु का कारण दर है वह क्या होती है? तो एनाक्सिया होती है। क्या होते हैं? एनाक्सिया। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला में एमसी की अवधि क्या होती है? एमसी मतलब आप लोग जानते हैं एमसी क्या होती है। तो वही कह रहा है कि एमसी की अवधि क्या होती है? 16 से 20 दिन या 15 से 25 दिन या 30 से 40 दिन या 26 से 30 दिन। जो महिला में जो एमसी की अवधि होती है तो वो क्या होती है? 26 से कितना 30 दिन तक होती है। इसे मासिक धर्म भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसव की प्रथम एवं तृतीय अवस्थाओं की संयोजित अवधि 2 घंटे से कम होती है तो प्रसव को क्या कहलाता है? मतलब प्रथम और द्वितीय जो अवस्था की प्रसव होती है, मतलब उन दोनों का जो अंतराल है, यदि वो 2 घंटा से कम है तो उस प्रसव अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इस प्रसव अवस्था को क्या कहते हैं?
प्रेसिपिटेट लेबर, क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट लेबर। अगला क्वेश्चन है कि 21वें गुणसूत्र का संबंध किससे होता है, मतलब डाउन सिंड्रोम से, या टर्सन सिंड्रोम, या क्लाइनफेंट्रल सिंड्रोम, या कैसेरियन सेक्शन। तो 21वीं जो गुणसूत्र का संबंध होता है वो होता है डाउन सिंड्रोम से। किससे होती है, डाउन सिंड्रोम से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ अवस्था की वह अवधि जिसमें गर्भवती को प्रातः उबकाय या उल्टी सी होने लगती है, मतलब गर्भ अवस्था की उस अवधि को क्या कहते हैं जिसमें कि महिलाओं को, गर्भवती को क्या होती है, उल्टी होने लगती है। प्रसव अवस्था, या पहले 4 माह, या अंतिम त्रिमास, या द्वितीय त्रिमास के अंतिम महीना। तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो पहला 4 माह क्या होते हैं, पहले 4 माह में उल्टी की जो गर्भ अवस्था धारण करती है, तो पहले 4 माह में क्या होती है, उल्टी आने लगती है। तो इसको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 24 सप्ताह की गर्भ अवस्था में गर्भाशयी आधार का उदर में स्तर होता है नाभिक से 2 डिग्री ऊपर, या नाभिक के बराबर, या सिफाइसिस के पीछे, या नाभिक से 2 डिग्री पीछे। तो 24 सप्ताह की जो गर्भ अवस्था में गर्भाशयी आधार का जो उदर स्तर होता है वो क्या होती है, तो उसका हम यदि बात करें तो वो नाभिक के क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। वही नेक्स्ट को हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से एक को छोड़कर शेष सभी नैदानिक लक्षण गर्भ अवस्था में खतरे का संकेत देते हैं। कौन सा ऐसा मतलब लक्षण है जो जिसे छोड़कर सारे क्या है, खतरे का निशानी है गर्भ अवस्था के दौरान। वाजिनियल ब्लीडिंग, या कंस्टिपेशन, या पर्सिस्टेंट हेडेक, या इडीमा। तो यदि हम बात करें तो आपका कंस्टिपेशन को छोड़ के सारे क्या होती है कि इसके दैनिक लक्षण में गर्भावस्था के खतरे का संकेत होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंत घूर्णन का मान सामान्य प्रसव में होता है। अंत घूर्णन का मान सामान्य प्रसव में क्या होता है, 45 डिग्री। कितना होती है, 45 डिग्री होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा चिन्ह गर्भावस्था में खतरे का संकेत नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा चिन्ह है जो गर्भावस्था में खतरे का चिन्ह नहीं है। एस्टेरियोग्रेविड्रम, या पैरों का शोफ, या नाभिक नाल भ्रंश, या योनि रक्त स्त्राव। तो गर्भ अवस्था के जो खतरे का संकेत नहीं है वह क्या है कि एस्टेरोग्रेविड्रम, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पैरों का शेप भी इसके खतरे का, नाभिक नाल भ्रंश भी है, योनि से रक्त स्त्राव होना भी खतरे का संकेत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अपरा का भार अधिक होता है, मतलब अपरा का भार किससे अधिक होता है, सामान्य गर्भाशय से, या प्रसूता गर्भाशय से, या पश्चनती गर्भाशय से, या गर्भवती गर्भाशय से। तो अपरा का जो भार होता है वो क्या होती है कि सामान्य गर्भाशय से अधिक होती है। सामान्य गर्भाशय जो होती है उससे अधिक होता है, जो नॉर्मल गर्भाशय होता है उससे अधिक अपरा का भार होता है। अगला है कि चेहरा प्रस्तुति में गर्भ के सिर का श्रेणियों में फंसने वाला व्यास कहलाता है। तो इस व्यास को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है सबमेंट्रोब्रैगमेटिक डायमीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भवेष्टन के पुत्तीय अपजनन को कहते हैं, मतलब गर्भवेष्टन की जो पुत्तीय अपजनन है उसको क्या कहते हैं, उच्च रक्तचाप, या प्राक भागक्षेप, या अति वमनता, या
जल स्फोटक रूपी मांसपिंड। तो इसको क्या कहा जाता है? जल स्फोटक पिंडी जो मांसपिंड इसको कहे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का जो हम लोग का सेशन है वो आज हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, फिर भी हम लोग 20 क्वेश्चन देखे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में जरूर लिखें। थैंक यू।